दोस्तों, इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक जादूगरनी एक घमंडी राजा को, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज होता है, श्राप दे देती है और उसे एक भयानक बीस्ट बना देती है। फिर वह उसे एक फूल देकर कहती है कि इस फूल की सारी पंखुड़ियां गिरने से पहले अगर किसी लड़की ने तुमसे सच्चा प्यार नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए बीस्ट बने रहोगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो जंगल में अपनी बेटी के लिए फूल लेने जा रहा होता है। रास्ते में उसके पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह भागते भागते एक महल में पहुंच जाता है। ऐसा महल उसने जंगल में पहले कभी नहीं देखा होता। जब बूढ़ा आदमी महल के अंदर जाता है तो वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वह डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है तो उस पर मोमबत्तियां जल रही होती हैं और ताजा खाना भी रखा होता है। यह देखकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है और तुरंत कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगता है। तभी एक चाय का कप उसके पास आकर कहता है, आप आराम से खाना खाइए। ये देखकर बूढ़ा आदमी बुरी तरह डर जाता है और महल से बाहर भाग जाता है। दरअसल उस महल की सारी चीजें जिंदा होती हैं। वे सभी लोग जादूगरनी के श्राप की वजह से चीजों में बदल चुके होते हैं। बूढ़ा आदमी भागते भागते एक बगीचे में पहुंचता है। वहां बहुत ही खूबसूरत फूल लगे होते हैं। वह सोचता है कि इससे ज्यादा सुंदर फूल कहीं और नहीं मिलेंगे। जैसे ही वह एक फूल तोड़ता है, उसी समय बीस्ट वहां आ जाता है। बीस्ट बहुत गुस्से में कहता है, तुमने मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस महल में कैद कर दूंगा। और वह बूढ़े आदमी को कैद कर लेता है। बूढ़े आदमी का घोड़ा वहां से भागकर सीधा उसकी बेटी के पास पहुंच जाता है। उस लड़की का नाम बेल होता है। सिर्फ घोड़े को अकेला देखकर बेल समझ जाती है कि उसके पिता किसी मुसीबत में हैं। इसलिए वह तुरंत घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। घोड़ा उसे सीधे उसी महल में ले आता है। बेल जब महल के अंदर आती है तो महल पहले की तरह बिल्कुल खाली होता है। वह आवाज लगाकर पूछती है, कोई है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसे अजीब अजीब आवाजें तो सुनाई देती हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। आखिरकार वह अपने पिता को ढूंढ लेती है और पूछती है, डैड, आप यहाँ कैसे फंस गए? उसके पिता कहते हैं, मेरी बेटी, ये पूरा महल जिंदा है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। अगर बीस्ट ने तुम्हें देख लिया तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगी। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए एक फूल तोड़ा था और उसने मुझे कैद कर लिया। लेकिन बेल के जाने से पहले ही बीस्ट वहां आ जाता है। उसे देखकर बेल बहुत डर जाती है। आखिर इतना खतरनाक बीस्ट देखकर कोई भी डर जाएगा, लेकिन वह हिम्मत दिखाते हुए कहती है, मैं अपने पिता को छुड़ाने आई हूँ। लेकिन बीस्ट उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। बेल गुस्से में कहती है, तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से तुमने मेरे पिता को कैद कर लिया। बीस्ट कहता है, इस कैद खाने का दरवाजा एक बार बंद हो जाए तो दोबारा कभी नहीं खुलता। यह कहकर वह दरवाजा खोल देता है। बेल तुरंत अपने पिता से मिलती है और फिर उन्हें बाहर निकालकर खुद उनकी जगह कैद हो जाती है। बीस्ट अपने वादे के मुताबिक उसके पिता को आजाद कर देता है। थोड़ी देर बाद बेल देखती है कि एक बोलने वाली घड़ी और एक बोलने वाली मोमबत्ती उसके पास आती है। दरअसल ये दोनों पहले इंसान थे, लेकिन जादूगरनी के श्राप की वजह से घड़ी और मोमबत्ती में बदल गए थे। वे दोनों बेल को उसके रहने के लिए एक सुंदर कमरा देते हैं और आपस में सोचते हैं कि शायद बेल ही वह लड़की है जो उन्हें इस श्राप से आजाद करा सकती है। जब बीस्ट को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और घड़ी और मोमबत्ती को डांटते हुए कहता है कि तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इस पर वे दोनों कहते हैं, शायद बेल ही वह लड़की है जिसे तुमसे सच्चा प्यार हो जाए और हम सब इस श्राप से आजाद हो जाएं। वे बीस्ट को समझाते हैं कि उसे बेल से दोस्ती करनी चाहिए, उसे इम्प्रेस करना चाहिए और धीरे धीरे अपने प्यार का इजहार भी करना चाहिए। फिर वे उससे कहते हैं कि वह बेल को खाने पर बुलाए। ये सुनते ही बीस्ट फिर से गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या मैं उस चोर की बेटी को खाने पर बुलाऊं और उसके साथ बैठकर खाना खाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जब महल के सभी लोग उस पर जोर डालते हैं तो आखिरकार बीस्ट न चाहते हुए भी मान जाता है। वो बड़ी मुश्किल से बेल के पास जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? और इसे कोई रिक्वेस्ट मत समझना। बेल कहती है, क्या तुम पागल हो? पहले तुमने मेरे फादर को कैद किया, फिर मुझे भी कैद कर लिया और अब मुझे खाने की दावत दे रहे हो? बीस्ट गुस्से में आ जाता है और कहता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम आज मेरे साथ खाना जरूर खाओगी। बेल भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, चाहे मैं भूखी मर जाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ खाना कभी नहीं खाऊंगी। बीस्ट कहता है, अच्छा, अब तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, तुम्हें भूखा ही मारूंगा। आज के बाद तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा। इसके बाद भी बेल दरवाजा नहीं खोलती और बीस्ट गुस्से में वहां से चला जाता है। बेल और बीस्ट की बातें सुनकर महल की सभी जिंदा चीजों को यकीन हो जाता है कि यही वो लड़की है जो उन्हें इस श्राप से निजात दिला सकती है। बीस्ट उसी फूल के पास जाकर बैठ जाता है और देखता है कि उसकी पंखुड़ियां एक एक करके गिर रही हैं। ये वही जादुई फूल था जिसका श्राप जादूगरनी ने दिया था। अगर इसकी सारी पंखुड़ियां गिर गईं तो बीस्ट हमेशा के लिए जानवर बन जाएगा और महल की बाकी जिंदा चीजें भी हमेशा के लिए घड़ी और कैंडल बनी रहेंगी। सीन बदल
बदलता है। बेल के फादर गांव वालों को बताते हैं कि जंगल में उनकी बेटी को एक बीस्ट ने कैद कर लिया है और उसकी जान खतरे में है। वो सबसे मदद की भीख मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। सब उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन गैस्टोन, जो बेल से शादी करना चाहता था, बेल के फादर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है, मैं आपकी बात पर यकीन करता हूँ और आपके साथ जंगल जरूर जाऊंगा। हम मिलकर आपकी बेटी को बचाएंगे। गैस्टोन बेल के फादर के साथ जंगल पहुंच जाता है, लेकिन जिस रास्ते से बेल के फादर पहले गए थे वो रास्ता उन्हें कहीं नहीं मिलता। गैस्टोन गुस्से में कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जंगल में कोई बीस्ट नहीं है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। इस पर बेल के फादर कहते हैं, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर गैस्टोन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बेल के फादर पर हमला करता है, उन्हें रस्सी से बांधकर जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे मरने के लिए छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये इलाका भूखे भेड़ियों का था, लेकिन अगाथा नाम की एक औरत समय पर वहां पहुंचकर बेल के फादर की जान बचा लेती है। सीन फिर से बेल की तरफ बदलता है। बेल महल में घूमते हुए उसी जादुई फूल के पास आ जाती है। जैसे ही वो फूल को छूने लगती है, तभी बीस्ट वहां आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम अभी क्या करने वाली थी। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम सब मर जाते। फिर बीस्ट गुस्से से कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा ऐसी हरकत मत करना। बेल रोते हुए वहां से चली जाती है और घोड़े पर बैठकर महल छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में भूखे भेड़िए उसका रास्ता रोक लेते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। जैसे ही एक भेड़िया बेल पर झपटता है, तभी बीस्ट वहां आकर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी भेड़िए बीस्ट पर टूट पड़ते हैं। बीस्ट बहुत बहादुरी से सबका मुकाबला करता है और आखिरकार उन सबको भगा देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। बेल पहले वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर उसकी नजर बीस्ट पर पड़ती है, जो घायल होने की वजह से जमीन पर गिर चुका होता है। बेल सोचती है कि बीस्ट ने उसकी जान बचाई है, इसलिए अब उसका फर्ज है कि वो भी बीस्ट की मदद करे। वो बीस्ट के पास आकर कहती है, मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, तुम्हें खुद हिम्मत करके उठना होगा। बीस्ट बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। बेल उसे अपने साथ वापस महल ले आती है। बेल को वापस महल में देखकर सभी जिंदा चीजें बहुत खुश हो जाती हैं। वो सब चाहती थीं कि बेल यहीं रहे और बीस्ट से प्यार कर बैठे, ताकि सब इस श्राप से आजाद हो सकें। लेकिन किसी ने भी बेल को न तो इस श्राप की सच्चाई बताई और न ही ये बताया कि वो आजाद कैसे हो सकते हैं। बस इतना बताया कि जब उस जादुई फूल की आखिरी पंखुड़ी गिर जाएगी तो बीस्ट और महल की सभी जिंदा चीजें हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाएंगी। इसके बाद बेल बीस्ट के जख्म साफ करती है और एक कविता का शेर पढ़ती है। हैरानी की बात यह होती है कि उसी कविता का अगला शेर बीस्ट पूरा कर देता है। ये सुनकर बेल बहुत हैरान रह जाती है। बेल उससे पूछती है, क्या तुम भी पोएट्री सुनते हो? बीस्ट कहता है, मैं लव स्टोरी वाली पोएट्री नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा किताबें और पोएट्री पढ़ी हुई हैं। बेल कहती है, मुझे तो लव स्टोरी वाली पोएट्री बहुत पसंद है। बीस्ट कहता है, तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता नहीं कि तुम्हें लव स्टोरी वाली पोएट्री पसंद होगी। अगर तुम कुछ पढ़ना चाहती हो तो कुछ अच्छा पढ़ो। फिर बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है। लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी थी और वहाँ हर तरह की किताबें मौजूद थी। इतनी ज्यादा किताबें देखकर बेल बहुत हैरान भी होती है और बहुत खुश भी, क्योंकि उसके गाँव में पढ़ने के लिए कोई भी किताब नहीं मिलती थी और यहाँ उसे इतनी सारी किताबें मिल गई थी। बीस्ट कहता है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ यहीं रह सकती हो। ये सुनकर बेल बहुत खुश हो जाती है। फिर वक्त के साथ साथ दोनों एक साथ घूमने लगते हैं और इनकी दोस्ती भी हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। साथ में डिनर करना और पोएट्री पढ़ना इनका रोज का नियम बन जाता है। एक दिन बीस्ट बेल को गाना भी सुनाता है और एक दिन उसे एक जादुई किताब देता है। वह बताता है, ये किताब मुझे एक जादूगरनी ने दी थी। इस किताब की खासियत ये है कि हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। बेल अतीत में जाना चाहती थी, उस समय जब वह अपनी माँ से अलग हुई थी। जब बेल अतीत में जाती है तो वह देखती है कि उसकी माँ को एक खतरनाक इन्फेक्शन हो गया था। बेल की माँ बेल के फादर से कहती है, बेल को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ ताकि मेरी बेटी को ये इन्फेक्शन न लग जाए। ये सब देखकर बेल बहुत दुखी हो जाती है और अपनी माँ की याद में रोने लगती है। फिर वॉच और कैंडल बीस्ट को समझाते हैं कि वह बेल को अपने दिल की बात बता दे और अपने प्यार का इजहार कर दे। बीस्ट कहता है, बेल कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन वॉच और कैंडल उसे बहुत समझाते हैं। सबके जोर देने पर बीस्ट मान जाता है। फिर सब मिलकर बीस्ट को तैयार करते हैं, उसके बाल काट देते हैं और उसके सींग भी चमकाते हैं। बेल को भी तैयार किया जाता है। बेल को डांस बहुत पसंद था और वह बीस्ट के साथ डांस करना शुरू कर देती है। सीन शिफ्ट होता है बेल के फादर की तरफ। वह गांव में वापस आकर सबको बताते हैं, गैस्टोन ने मेरे साथ धोखा किया है। इसने मुझे जंगल में रस्सियों से बांधकर भूखे भेड़ियों के हवाले कर दिया था ताकि वो मुझे खा कर मार दें। वह बताते हैं कि अगाथा ने उनकी जान बचाई। ये सुनकर गैस्टोन कहता है, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। फिर वह कहता है, ये बूढ़ा पागल हो गया है। साथ ही वह ये भी कहता है, इस औरत की गवाही की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि इस औरत को गांव में पहले कभी किसी ने नहीं देखा। गैस्टोन का साथी भी कहता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। इसीलिए सब गैस्टोन का साथ देते हैं और बेल के फादर के खिलाफ हो जाते हैं। गैस्टोन सबको यकीन दिला देता है कि बेल के फादर का दिमाग ठीक नहीं है
और वह पागल हो चुके हैं। इसके बाद सभी बेल के फादर को कैद कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है। बेल और बीस्ट डांस कर रहे होते हैं और दोनों उस पल का खूब आनंद ले रहे होते हैं। बीस्ट कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो इस एहसास को भूल ही गया था। बेल कहती है, मुझे डांस मेरे फादर ने सिखाया था। फिर बीस्ट उससे पूछता है, क्या तुम अपने फादर को मिस करती हो? बेल कहती है, हाँ, मैं अपने फादर को बहुत मिस करती हूँ। इस पर बीस्ट उसे एक जादुई आईना देता है और कहता है कि इस आईने में तुम जिस इंसान को देखना चाहो ये तुम्हें वही दिखा देगा। बेल उस आईने में अपने फादर को देखती है। वह देखती है कि गांव वालों ने उसके फादर को कैद कर रखा है। ये देखते ही बेल बहुत परेशान हो जाती है। बीस्ट कहता है, तुम्हारे फादर को तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्दी जाओ और उनकी मदद करो। बीस्ट बेल को वह जादुई आईना भी दे देता है और कहता है, जब कभी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी इस बदसूरत शक्ल को देख लेना। इसके बाद बेल अपने फादर को बचाने के लिए निकल जाती है। बेल के जाते ही बीस्ट बहुत उदास और परेशान हो जाता है क्योंकि वह दिल से बेल को चाहने लगा था। वह सच में उससे प्यार करने लगा था। बेल के चले जाने की वजह से श्राप टूटने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। महल की सभी जिंदा चीजें बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि अगर बेल बीस्ट से प्यार कर लेती तो उन सब का श्राप टूट जाता। दूसरी तरफ बेल अपने गांव पहुंचती है। वह देखती है कि गांव वालों ने उसके फादर को कैद कर रखा है। बेल सबको बताती है, मेरे फादर ने जो भी कहा था वो सब सच था, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। वह बताती है कि जंगल में वाकई एक महल है जहाँ एक बीस्ट नाम का जानवर रहता है, लेकिन गांव वाले बेल की किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। तब बेल अपने जादुई आईने की मदद से सबको बीस्ट दिखा देती है। बीस्ट को देखते ही सब लोग डर जाते हैं। बेल कहती है, बीस्ट बुरा नहीं है और न ही खतरनाक है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वह दिल का बहुत अच्छा है, उसने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गैस्टन को बेल की बातों से समझ आ जाता है कि बेल बीस्ट को चाहने लगी है, इसी वजह से वह जलने लगता है। फिर गैस्टन कहता है, उस बीस्ट ने बाप और बेटी दोनों पर काला जादू कर दिया है। वह गांव वालों को भड़काता है और कहता है, बेल को उसके फादर के साथ कैद कर दो। इसके बाद वह सबसे कहता है, अब हमें उस बीस्ट को खत्म कर देना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कल वो हम सबको मार सकता है और हमारा पूरा गांव तबाह कर सकता है। गांव वाले जज्बाती होकर उसकी बात मान जाते हैं। पूरा गांव बीस्ट को खत्म करने के लिए महल की तरफ चल पड़ता है। जब गांव वाले बीस्ट को मारने के लिए महल में आते हैं तभी बीस्ट के साथी यानी महल की सभी जिंदा चीजें उन पर हमला कर देती हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता। वे कहते हैं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? आखिर ये बेजान चीजें हम पर हमला कैसे कर रही हैं? उधर गैस्टन बीस्ट के पास पहुंच जाता है, लेकिन बेल के जाने की वजह से बीस्ट बहुत उदास था। वह बेल को बहुत मिस कर रहा था। गैस्टन बीस्ट से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? ऐसा सोचना भी मत, बल्कि उसी ने हम सबको तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा है। इतना कहते ही वह पीछे से बीस्ट पर गोली चला देता है। बीस्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन गिरते समय वह महल की छत के किनारे को पकड़ लेता है। इससे पहले कि गैस्टन उस पर एक और गोली चलाता तभी बेल वहां पहुंच जाती है। गैस्टन को रोकने के लिए बेल उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी समय गैस्टन का पैर फिसल जाता है और वह भी नीचे गिरने लगता है। उसकी बंदूक भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है। बेल उसे आवाज देती है और कहती है, मैंने गांव वालों को नहीं भेजा, बल्कि मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। बेल को देखकर बीस्ट के अंदर एक नई ताकत आ जाती है। अब वह गैस्टन का सामना करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। बीस्ट गैस्टन को पकड़कर महल की ऊंचाई से नीचे लटका देता है। वह गैस्टन को नीचे फेंकने ही वाला होता है, लेकिन गैस्टन उससे माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझे नीचे मत गिराओ। और गैस्टन बीस्ट से गुजारिश करता है कि उसे नीचे न गिराए। यह सुनकर बीस्ट गुस्से में कहता है, मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ। इतना कहकर वह गैस्टन को छोड़ देता है और गैस्टन वहां से चला जाता है। जैसे ही बीस्ट बेल के पास आता है, गैस्टन मौके का फायदा उठाकर पीछे से बीस्ट को गोली मार देता है। गोली लगने की वजह से बीस्ट बुरी तरह घायल हो जाता है। जिस जगह पर गैस्टन खड़ा होता है अचानक वह टूट जाती है और गैस्टन सीधा नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। बीस्ट की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। गोली लगने की वजह से वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। बेल उससे कहती है, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन बीस्ट कहता है, मेरे जाने का वक्त आ गया है। बेल उसे तसल्ली देते हुए कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी दौरान दोनों उस जादुई फूल की तरफ देखते हैं और उसकी आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। जैसे ही फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरती है, बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है, जैसे उसकी जान निकल गई हो। बीस्ट के साथ साथ महल की जितनी भी जिंदा चीजें थीं, जैसे घड़ी और कैंडल, सब बेजान हो जाती हैं। बीस्ट को मरता हुआ देखकर बेल जोर जोर से रोने लगती है और उसी वक्त अपने प्यार का इजहार कर देती है। वह रोते हुए कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वहाँ अगाथा भी आ जाती है। दोस्तों, अगाथा असल में वही जादूगरनी थी जिसने इन सबको श्राप दिया था। अगाथा देखती है कि बेल सच में बीस्ट से दिल से प्यार करती है। इसका मतलब था कि श्राप टूट चुका था। अचानक बीस्ट के चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और वह दोबारा अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है। ये देखकर बेल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। महल की जितनी भी जिंदा चीजें थीं, वे भी अपने असली रूप में वापस आ जाती हैं। सभी
सभी लोग इस खुशी के मौके पर जश्न मनाते हैं। आखिर में बेल और प्रिंस सभी के साथ महल में डांस करते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेन जरूर पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और भी शानदार फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।